बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो यूके की रज़िया खातून की है। रज़िया खातून की शादी 2001 में होती है और 2001 में होने वाली ये शादी जो है उनकी यहाँ यूके में होती है। इससे पहले ये पाकिस्तान में रहती हैं और वहाँ पर इनके लिए ये रिश्ता आता है और उसके बाद ये शादी करने के बाद यूके आ जाती है। यहाँ पर आकर इनको ज़ाहिर-सी बात है, इनके शौहर की यहाँ की नेशनैलिटी होती है और पासपोर्ट होल्डर होते हैं। इनके भी प्रोसेस सारे कंप्लीट होते हैं, पेपर्स कंप्लीट होते हैं। इनको भी यहाँ की नेशनैलिटी आखिरकार मिल जाती है। अल्लाह ताला इनको औलाद की नेमत से नवाज़ता है। पहले इनके यहाँ बेटी होती है और 7 साल के बाद इनके यहाँ एक बेटे की विलादत होती है। ज़िंदगी हँसी-खुशी चल रही होती है। इनके शौहर एक अच्छे इंसान होते हैं। ये खुद भी जॉब करना शुरू कर देती हैं और अच्छी जॉब कर रही होती हैं। एक प्रॉपर्टी के साथ प्रॉपर्टी के दफ़्तर में काम कर रही होती हैं और एक अच्छी तनख्वाह कमा रही होती हैं। साथ ही इन्होंने कुछ कोर्सेज़ भी किए जिसकी वज़ह से आहिस्ता-आहिस्ता इनका काम अच्छा चल पड़ा और एक ऑफ़िस में कुछ लोगों के साथ ये काम करना शुरू हो गई और एक बाकायदा इन्होंने अपना ऑफ़िस सेट कर लिया। इसी दौरान में इनके ऊपर एक बड़ी मुसीबत जो है, एक पहाड़ आ गिरता है और वो ये कि इनके शौहर जो है उनकी डेथ हो जाती है। अचानक ही हार्ट अटैक होता है और जाँबार नहीं हो सकते और खालिक हकीकी को जा मिलते हैं, जिसके बाद इनकी ज़िंदगी के मुश्किल दिन शुरू हो जाते हैं। बच्चे अभी छोटे थे। 2016 की बात है जब इनके शौहर का इंतकाल होता है। अभी बेटा भी है, बेटी भी है, दोनों की उम्रें अभी कम है और ज़िंदगी की एक तवील जद्दोजहद उनके सामने है। बड़ी परेशान होती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती और ज़्यादा मेहनत करने लगती हैं और अच्छे तरीके से काम को करती हैं। चूँकि ईमानदारी के साथ, तो इनके काम में बरकत डलती जाती है और इनके पास पैसे जो है वो अच्छे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अपना घर जो है उसका मॉर्टगेज इनके शौहर ने अपनी ज़िंदगी में पे कर दिया था, इनके नाम पर था और उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता बनानी शुरू की और ज़िंदगी में उनकी आसानियाँ होना शुरू हो गई। अब ऐसे में ये एक अच्छी खूबसूरत खातून थी, शक्ल-सूरत अच्छी थी। घर वाले जो हैं उन्होंने इनसे कहा कि अगर देखो कोई अच्छा रिश्ता हो तो कर लो। लेकिन वो कहती थी नहीं, मेरी औलाद अभी बहुत छोटी है, मैं उनको ये दुःख नहीं दे सकती। मेरी ज़िंदगी बस मेरी औलाद के लिए है। इसी दौरान में जब रज़िया अपने ऑफ़िस में काम कर रही थी तो पाकिस्तान से एक शख़्स जो है यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया था। बेसिकली उसने यहाँ पर एक जगह नौकरी की, उसके बाद उसको वहाँ पे काम नहीं चला, वहाँ से फ़ारिग हो गया, फिर इनके दफ़्तर में आकर बैठना शुरू हुआ और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का काम जो है ये कर रहा था। एक खूबसूरत इंसान था, वजीह इंसान था। इसके काम से, इसकी बातों से रज़िया जो है आहिस्ता-आहिस्ता बड़ी मुतासिर होना शुरू हुई। उसने भी रज़िया खातून पर बड़ी अपनी एक कहिए कि ईमानदारी की धाक भी बिठाई। अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातों से एक बड़ा ही शरीफ इंसान दिखता था और इस तरह से रज़िया जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता इसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी और आखिरकार एक दिन इस शख़्स ने खुद ही इनको प्रपोज़ कर दिया। रज़िया को इन्होंने बताया था शुरू में जब ये यहाँ पर आया था शख़्स, इसने बताया था कि मेरी शादी हुई हुई है और लेकिन मेरी बीवी ने मुझे इजाज़त दी हुई है कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये खातून जो है इन्होंने शुरू में ये बात इनके मुँह से सुनी हुई थी, तभी इनका दिल भी जो है थोड़ा-सा नर्म पड़ा कि अगर इनकी बीवी ने इजाज़त दी हुई है तो कभी ये हो भी सकता है कि मैं इनसे शादी कर लूँ। एक सोच आई और जब मोहब्बत हुई तो उन्हें लगा कि रास्ते आसान होंगे। जब इस शख़्स ने खुद ही उनको प्रपोज़ कर दिया, इन्होंने उससे बोला नहीं लेकिन उस शख़्स ने खुद ही प्रपोज़ कर दिया, तो इन्होंने कहा कि आपकी तो पहले बीवी भी है। तो उसने कहा कि आपको याद होगा जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो मैंने बताया था कि मेरी बीवी को इस पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो वहाँ पाकिस्तान में रहती है, वो यहाँ आना ही नहीं चाहती है और मैं चूँकि अब यहाँ पर हूँ तो उसने मुझे कहा था कि अगर आपको कोई पसंद आए तो आप शादी कर सकते हैं, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, अब इनको थोड़ा-सा इस पे शक भी था, ज़ाहिर-सी बात है कि हो सकता है वो ऐसे ही कह रहे हों। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बीवी से एक दिन वीडियो कॉल मिलाई और इनकी उनसे बात कराई और उस खातून ने खुद इनको कहा कि मैंने अपने शौहर को खुद इजाज़त दी है। अच्छा, अब वो एक बाहिजाब खातून थी और उनकी बातों से ये बड़ी मुतासिर भी हुई और जब उसने बात करते हुए बताया कि मैं अपने शौहर को इसलिए भी इजाज़त दे रही हूँ कि वो दूसरे मुल्क में है, बजाए इसके वो किसी गुनाह में मुलविस हों। मैंने उनको खुद अपनी मर्ज़ी से इजाज़त दी है और मैं इस्लाम को फ़ॉलो करती हूँ और मैं इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझती हूँ। ये बड़ी मुतासिर भी हुई और अच्छी उनसे उनकी बातचीत भी हुई और समझिए कि एक तरह से दोस्ती सी हो गई उनके साथ। उसके बाद उनकी इजाज़त से ये शादी होती है और जिस दिन शादी होती है तो उस दिन इनको वीडियो कॉल पर इनकी जो फर्स्ट वाइफ़ है उनको वीडियो कॉल पर भी ये साथ रखते हैं और वो ये पूरा निकाह और ये पूरा प्रोसीजर जो है वीडियो कॉल पे देख भी रही होती हैं। अच्छा, अब ये जो
जो शख्स है इनके पहले से 2 बच्चे भी थे उस खातून से। ये सब भी उनको बता चुके हुए थे। इनके बच्चे जो हैं वालिदा ने अपने बच्चों से जब बात की तो बच्चों ने अपनी इतना कोई रेज़िस्टेंस नहीं शो की और फिर घर वाले जो हैं उनकी फ़ैमिली जो है वो तो पहले ही चाहती थी और उन्हें भी ये शख्स अच्छा लगा, तमाम हालात, सिनेरियो उनको पता थे और फिर ये शादी हो जाती है। अच्छा, इस शादी से पहले एक चूँकि वहाँ के कवानीन है कि आपके पास पहले बीवी ना हो, तो इन्होंने एक पेपर डिवोर्स जो है वो तैयार की। जो कि वो कहती हैं कि मुझे नहीं पसंद थी ये बात और मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उनके फ़िक़्हे के मुताबिक इस बात में कोई कबाहत नहीं थी और ये हो सकता है और जब तक आप नहीं वर्बली तलाक देते तो वो तलाक नहीं होती है। तो इस सेंस में उन्होंने उस चीज़ को कोई बुरा नहीं समझा और ये पेपर्स जो है तैयार किए ताकि उनकी यहाँ की शादी जो है वो लीगल हो जाए। अच्छा, वो कहती हैं कि मैंने उस वक़्त सोचा पहले तो कि क्या लीगल कराने की ज़रूरत है, लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है उनकी यहाँ की नेशनैलिटी नहीं थी, यहाँ के पेपर्स बनने थे, तमाम प्रोसीजर होना था और वो यहाँ पर अगर उन्होंने मेरे साथ रहना था तो उनका यहाँ पे पक्के होना जो है वो मेरे लिए भी सूदमंद था। मैं खुद चाहती थी कि मेरे शौहर को मेरी वजह से फ़ायदा हो और मैं चाहती थी उनके पेपर्स तैयार हों, तो मैं भी इस पर खामोश हो गई। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं शादी हो गई, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, मेरे बच्चों के साथ उनका रवैया बहुत ही अच्छा था और मुझे ये बात जो है बड़ी अच्छी लगी। बल्कि एक इत्मीनान सा मुझे हुआ कि मेरे बच्चों को एक बाप का प्यार भी मिलेगा, शफ़क़त मिलेगी, एक मर्द की मौजूदगी जो है वो घर में होगी और ये चीज़ मैंने इसको एक बड़ा पॉज़िटिव लिया। वो कहते हैं शुरू-शुरू में तो सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने मुझे ये बताना शुरू किया कि मेरी वाइफ़ जो है वहाँ पर उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए हैं, उसको यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम्स जैसा कि उन्होंने बताए थे उसमें उन्होंने बताया कि वहाँ पे कुछ ख़ानदानी मसाइल हो गए हैं, उसे बहुत डराना-धमकाना शुरू कर दिया है। उसके लिए ज़िंदगी वहाँ पे बहुत मुश्किल हो गई है और अब उसका वहाँ पे रहना नामुमकिन होता जा रहा है। ये सब बातें सुनकर वो कहती है कि मेरा दिल पसीज गया और ज़ाहिर-सी बात है उसने मेरे लिए एक बड़ी कुर्बानी दी थी, तो मैं अब ऐसा तो नहीं कर सकती थी कि मैं साफ़ इनकार करती। तो वो कहती कि मैंने अपने शौहर से फिर कहा कि ठीक है, आप जैसे भी समझते हैं बुला लीजिए उनको और उसके बाद मैं खामोश हो गई, जबकि मुझे नज़र आ रहा था बहुत मुश्किल है। मेरे घर में सिर्फ़ 3 कमरे थे और एक बेसमेंट में कमरा था। तो एक कमरे में मेरी बेटी थी, एक में मेरा बेटा था, एक में हम रहते थे। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? मैंने ये मसला भी उनसे डिस्कस किया तो डिसाइड ये हुआ कि बेसमेंट में उनको ठहरा दिया जाएगा। कहती मुझे अच्छा तो नहीं लगा पर मैंने सोच लिया कि मैं बेसमेंट को बहुत अच्छे से तैयार करती हूँ उनके लिए और उसके बाद वो कहती कि मेरी सेकंड जो उनकी वाइफ़ हैं वो और उनके 2 बच्चे जो हैं यहाँ यूके आ जाते हैं और उसके बाद वो कहती कि मैंने उनको बड़े अच्छे से रखा, शुरू में उनका रवैया भी बहुत अच्छा था, हर काम में कोऑपरेट करना, चीज़ों को देखना, सब कुछ करना। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुश्किलात शुरू हो गई। एक ही घर के अंदर 2 फैमिलीज़ रह रही थीं। मुझे भी कभी-कभी बड़ी तकलीफ़ होती थी जब मेरे शौहर नीचे उसके पास चले जाते थे। उसके अलावा घर के अखराजात बहुत बढ़ गए थे क्योंकि ज़्यादातर अखराजात तो मैं खुद ही उठा रही थी और मेरे शौहर का इतना कारोबार नहीं था। अभी-अभी उनके रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स जो हैं तकरीबन कंप्लीट हुए थे। बस आजकल में ही मिलने वाले थे, अभी मिले नहीं थे लेकिन बस कंप्लीट होने वाला था प्रोसेस। तो वो कहती है कि मुश्किल तो था लेकिन जिस तरह से भी बड़ी मुश्किल से उनकी वाइफ़ को, बच्चों को यहाँ पे बुलाया, उनका वीज़ा लगाने का जो प्रोसेस वो सारी चीज़ें थी, वो एक लंबा प्रोसीजर था। सोचा ये किया कि शायद असाइलम या कोई भी तरीका इख्तियार करके उनको भी यहाँ पर रोक लिया जाएगा या कुछ किया जाएगा। अच्छा, वो कहती है कि मुश्किलात तब बढ़ना शुरू हुई जब उनके बच्चों की, मेरे बच्चों की आपस में नाराज़गियाँ शुरू हो गई। कभी किसी बात पे नोक-झोंक, कभी किसी बात पे मेरी बेटी पढ़ती थी, कोई शोर आया, किसी बात पे बोल दिया, बच्चों की आपस में लड़ाई हुई, मेरे शौहर को बुरा लगा, उन्होंने मेरी बेटी को डाँटा, मुझे बुरा लगा, मेरी और उनकी लड़ाई हुई और इस तरह के बहुत से मामलात जो हैं वो होना शुरू हो गए जिससे मैं बहुत तंग होना शुरू हो गई। कहती है चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही थी लेकिन इसी दौरान में मेरी बेटी का रिश्ता आया। ये एक अच्छा वक़्त था, मैं अपनी बेटी की शादी करती और मैं इस ज़िम्मेदारी से आज़ाद भी होती। तो वो कहती है कि मैंने अपने शौहर को इस वक़्त पर बड़ा ही अपने साथ मुख्तलिफ पाया। कहती है कि एक तरफ तो घर के अखराजात बहुत ज़्यादा थे लेकिन उसका रवैया दिन-ब-दिन बड़ा ख़राब होता जा रहा था। अपनी बीवी और बच्चों की वजह से तल्ख़ भी और ना कहीं कोई उसने कोऑपरेट किया किसी काम में, ना पैसे के हवाले से, ना किसी और हवाले से। उल्टा इस शादी के लिए बच्चों के कपड़े, बीवी के कपड़े और इन तमाम चीज़ों में उसने वो चीज़ें की कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी और जब मुझे बनानी पड़ी और जिनकी वजह से मेरा अपना बजट बहुत डिस्टर्ब हुआ और सिर्फ यही नहीं कि अगर मैं किसी चीज़ से मैंने इनकार किया तो उस पे वो नाराज़ भी हुआ और घर में बड़ा ही एक तल्ख़ सा माहौल बनना शुरू हो गया। वो कहती कि एक दिन मुझे कुछ काम था, मैं दफ़्तर से जल्दी वापस आ गई, मुझे कुछ पेपर्स लेने थे। मैं घर आई तो दरवाज़ा मैंने खोला तो मुझे नीचे बेसमेंट से बातों की आवाज़ आई और मेरा नाम मैंने सुना। वो कहती कि जब मैंने अपना नाम सुना तो मैं रुक गई और जो बात मैंने सुनी तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मेरा शौहर अपनी फर्स्ट वाइफ से कह रहा था कि तुम परेशान ना हो, सिर्फ चंद दिनों की बात है, मेरे कागज़ तकरीबन आ गए हैं और मैं इसे तलाक दे दूंगा और हम जो है अलग हो जाएंगे। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं खुद इसके बच्चों को नहीं उठाना चाहता बोझ। इसकी बेटी की शादी है और परेशान हम हों, इसके बच्चे मैं क्यों पालूं? मेरे बच्चे तो ये हैं जो तुमसे हैं, तुम बस थोड़े दिन और बर्दाश्त करो।
वो कहती कि मैंने ये सुना तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मैं उल्टे कदमों वापस पलटी और बड़ी देर में जाकर बाहर एक पार्क में बैठी रही और फिर मैंने कुछ फ़ैसले किए। कहती हैं आज ही के दिन उसके कागज़ात भी आए थे, जिन्हें मैंने ताले में रख दिया। अब वो कहती है कि मैंने सिर्फ़ अपनी बेटी की शादी का इंतज़ार किया। जैसे ही शादी हुई, उसके बाद मैंने इससे कहा कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो कहती कि मैं डिवोर्स के बारे में सोचते हुए बहुत डर भी रही थी, परेशान थी कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद मैंने हौसला पकड़ा और मैंने इससे कहा कि मुझे तलाक दे दो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ। ये शख्स परेशान हो गया क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसको तो अभी ये पता भी नहीं था कि उसके कागज़ात तैयार है, सब कुछ आ चुका हुआ है। तो उसने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तलाक देने की सूरत में आपको पता है जायदाद के जो भी मामलात हैं, उसने कहा कि तुम मुझे तलाक भी दोगे और किसी चीज़ में अपना हिस्सा भी नहीं माँगोगे। तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है? अब उसे अपने तेवर दिखाने चाहे तो फिर ये खातून कहती है मैं उससे सीधी हो गई क्योंकि मेरी एक लॉयर दोस्त थी, उससे मेरी बात हुई थी और मैंने उसे कहा कि अगर तुमने ये काम ऐसे नहीं किया जैसे मैं कह रही हूँ, तो फिर ये मामला जो है टेढ़ा हो जाएगा। मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूँगी कि तुमने मुझे धोखा दिया और धोखे से ये शादी की और ये तुम्हारी बीवी पहले से थी, तुमने जाली पेपर्स तैयार कराए। अब इस शख्स के हाथ-पाँव जो हैं वो सुन्न हो गए, हाथों के तोते उड़ गए और इसने कहा कि अब मिन्नत तल्लों पर आ गया। इसने कहा कि जो मैं कह रही हूँ बस वो कर दो और उसके बाद उसने उसे कहा कि मुझे तलाक दो, उसने पेपर साइन किए, उसको मालूम था कि ऐसे में तो उसे भी जेल होगी, बीवी-बच्चे भी उसके बुरे फँस जाएँगे। उसके बाद इस खातून ने उसे उसके कागज़ात पकड़ाए और कहा कि जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ फ़र्दर होंगी मैं पूरी कर दूँगी। मैं ज़ालिम नहीं हूँ, जाओ अपनी बीवी के साथ जाके अपना घर बसाओ और मेरे घर का दोबारा रुख ना करना। एनीवे इस खातून ने अपनी जो कहानी शेयर की मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, एक खूबसूरत नौजवान खातून जिसने बेवगी में एक सहारा तो ढूँढा, लेकिन वो सहारा कितना लालची था। इस शख्स ने सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ की नेशनैलिटी, यहाँ की सिटीज़नशिप के लिए इस खातून को इस्तेमाल किया और तलाक की सूरत में उसका इरादा तो उसके घर पे भी कब्ज़ा करने का था, लेकिन अल्लाह ने उसको ये मौका ना दिया। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।